नमस्कार साथियों, इस खास अंक में मैं हूं अंकुल। साथियों, आज हम बात करेंगे संभल में जो हाल ही में हिंसा भड़की, इसके पीछे कौन लोग थे और हिंसा की क्या वजह थी। इस संदर्भ में ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुरादाबाद का जो है वहां से एक याचिका दायर की गई, जिसमें संभल में जो एक प्राचीन हरिहर मंदिर था, जिसे बाद में बाबर ने ध्वस्त करके वहां पर जामा मस्जिद बना दिया। ये कोई आज की घटना नहीं है, ये बहुत पुरानी घटना है और इसकी कसक जो है वहाँ के लोगों पे अभी भी है। हम सबके मन में है कि हमारे प्राचीन मंदिर को इस तरीके से एक आक्रांता ने जो है उसको ध्वस्त करके, उसको नष्ट करके वहाँ पर अपनी जो है दीवारें खींच दी और बाद में उसे मस्जिद का रूप दे दिया गया। इसके खिलाफ़ जब याचिका दायर की गई तो ऑनरेबल जस्टिस ने वहाँ से उसके सर्वे के आदेश दिए और उस सर्वे के आदेश के लिए जब कमिश्नर की अध्यक्षता में या उनके नेतृत्व में जब सर्वे की टीम पहुँची 19 नवंबर को, तो सर्वे के खिलाफ़ लोगों ने काफ़ी जो है अपना विरोध जताया और विरोध जताने के बाद भीड़ जमा हुई वहाँ पे। सर्वे का कार्य सुचारू रूप से 19 नवंबर को पूर्ण नहीं हो पाया। इसके बाद कमिश्नर ने दूसरा जो है तारीख को तय करते हैं और उस तारीख में ये स्पष्ट होता है कि पुणे से 24 नवंबर को तो इलेक्शन के रिजल्ट्स जो है आने 23 को रिजल्ट आया और 24 को सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच या 11:30 के बीच जो है सर्वे का काम पुणे से शुरू किया जाएगा। ये ऐसी सहमति बनी दोनों पक्षों की। अब जैसे सर्वे की टीम पहुंची, चूँकि एक खास समुदाय के लोगों ने, जब उनको ये सूचना पहले से ही मिल चुकी थी, ये कहना कि कोर्ट ने आदेश दिया और कमिश्नर बहुत सुबह पहुंच गए, ये सरासर गलत है। क्योंकि कोर्ट का आदेश जो था 19 के लिए था और सर्वे के लिए फिर भी समय दिया गया कंप्लीट सर्वे होने के लिए। 24 को जब टीम पहुँची तो खास कम्युनिटी के जो लोग हैं, सुनने में यह मिल रहा है मीडिया के माध्यम से कि 20 से 30 हज़ार की संख्या में वहाँ पे लोग आए। 4 से 6 ट्रॉली पत्थर जो है, ये तो वहाँ की जो नगर निगम, जो नगर पालिका है, जो भी निकाय है, जो उसने पत्थर बटोरी है, पुलिस ने पत्थर बटोरी है रोड से, वो है। कितना व्यवस्थित करके रख लिया गया था इसका कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वो पत्थरबाजी पुलिस वालों पे की गई। इतना ही नहीं, वहाँ पे खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, लोगों के घरों पे तोड़फोड़ की गई, हिंसा का दौर चलता रहा और 2 बजे तक हिंसा रही। क्योंकि पुलिस को सारी अरेंजमेंट करने में, आई थिंक पुलिस को इतना अंदाज़ा नहीं था कि स्थिति इतनी उपद्रव हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने सुनियो अपने हिसाब से प्लानिंग करके कि मॉर्निंग में सर्वे का काम हो जाएगा, विवाद से बच जाया जाएगा। लेकिन जो आतताई थे, जो हिंसक थे, जो हिंसावादी थे, उनकी तो पूरी नीति थी और कई निर्दोषों की जो है पुलिस के काफ़िले पे हमला किया, पुलिस के लोगों को चोटिल किया, कई पुलिस वाले जेल पे भी हैं। और इस प्रकार से ये हिंसा का बड़ा रूप देखने को मिला और बाद में वहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया, इंटरनेट कनेक्शन बंद किए गए। ये तो थी घटना का स्वरूप। अब हम बात करते हैं कि इस घटना की राजनीति में क्या चर्चा हो रही है। साथियों, यदि कोई स्थानीय टीम या कोई स्थानीय प्रशासक जाकर के सर्वे का आदेश देता है तो ज़रूर वो गलत हो सकता है। आप मीडिया पे इसके खिलाफ़ काफ़ी लोगों के बयान सुन रहे हैं, लेकिन उन बयानों में सच नहीं है। मैं यह भी नहीं कहता कि मेरी बातों में ही सारा सच है, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ उतना मुझे लग रहा है देश का आम नागरिक जो है बिल्कुल समझ सकता है इस चीज़ को। माननीय न्यायालय के आदेश पे सर्वे का काम किया जा रहा था। यदि किसी को इस सर्वे से आपत्ति थी, क्योंकि सर्वे के काम में उस स्ट्रक्चर का या मस्जिद को ध्वस्त या उसको तोड़ा नहीं जा रहा था, यह एक जांच का विषय था जो कि सर्वे के माध्यम से आगे बढ़ रही थी। लेकिन शायद उनको सर्वे से डर लग रहा है कि कहीं सर्वे में सच न आ जाए, जैसे बाबरी मस्जिद का सच आया, वैसा उन्हें डर लग रहा था। इसीलिए तो सर्वे के काम को पहले से ही रोकने का प्रयास कर रहे थे और जब कोर्ट ने आदेश दिया उसके बाद उन्होंने उसको गलत तरीके से रोकने का प्लान कर लिया। मैं यह भी देख रहा हूँ
कि एक खास कम्युनिटी के लोगों ने जिस प्रकार से हिंसा का इतना बड़ा तांडव रचा, उनके बचाव में कई बड़े बड़े नेता, कई बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े टीवी शो कर रहे हैं और एक तरफा एक खास कम्युनिटी के बचाव के लिए बड़े बड़े न्यायिक जो है हवाले दे रहे हैं। साथियों, ये कहाँ तक सच है कि पुलिस वाले, क्या पुलिस में कोई भर्ती होता है तो क्या वो अपनी जान देने के लिए होता है? क्या वो सुरक्षा के लिए जाता है कि लोगों की हिफाजत कर सके? इसके साथ साथ उसकी कुछ कानूनी जिम्मेदारियां भी होती है, उसका खुद का परिवार भी होता है, उसकी भी जिम्मेदारी उसको उठानी है। तो क्या कोई भी पुलिस वालों पे गोलियां चला देगा, पुलिस वालों पे पत्थर चला देगा? पुलिस वालों ने 3 घंटे तक वो पत्थर सहते रहे, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद जब वहाँ के स्थानीय जो सीईओ थे, नाम मुझे उनका याद नहीं आ रहा है, तो जब उन्होंने देखा कि स्थिति कंट्रोल से बाहर जा रही है, इनको जो है नियंत्रित करने के लिए आंसू गोले या टीयर गैस छोड़ना आवश्यक था, वो छोड़ा गया। हवाई फायरिंग भी की गई ताकि भीड़ को नियंत्रित की जा सके, क्योंकि एक पक्ष पूरी तरह से उग्र हो चुका था और वो पुलिस वालों से उनके हथियार छोड़ करके उन पर हमला करने के लिए आमादा था। इन सब चीज़ों को लोग इग्नोर कर रहे हैं, एक तरफा प्रशासन को जो है संदेह की निगाहों से देख रहे हैं, जबकि प्रशासन का काम था कोर्ट के आदेश को इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि यदि प्रशासन नहीं करेगा तो क्या हम उम्मीद करेंगे कि जो सपा के दंगाई हैं वो हमें प्रोटेक्शन देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। इसके खिलाफ इस घटना में विपक्ष को जितना राजनीति सूझ रहा है वो राजनीति कर रही है। लेकिन साथियों, मुझे दुख तो इस बात का हो रहा है कि हम और आप में से बहुत से लोग जो हैं इस घटना को जायज़ ठहरा रहे हैं। सपा के ही सचिव को देख लो, राम गोपाल यादव नाम है शायद, इनको तो अपना नाम यादव से हटाकर, क्योंकि ये यादव समाज को ही बदनाम कर रहे हैं, किसी मुल्ला या किसी मौलवी के नाम पे रखना चाहिए। उसने क्या कहा कि चुनाव यदि हम हारेंगे, बूथ के बूथ में यदि चुनाव लड़ा था दोनों पक्षों ने, चुनाव जीता नहीं तो उसका गुस्सा क्या हिंसा करके निकालेंगे? कितना शर्मसार करने वाला बयान उस व्यक्ति ने दिया और उससे लोग अपना आइकॉन मान रहे हैं। अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ऐसा विभत्स, ऐसा मतिभ्रम आदमी मैंने कभी नहीं देखा, नहीं सुना। इस घटना को एकदम से दीवार की तरह मैं मानती हैं कि समाजवादी जो है समाजवाद का काम नहीं करती है, मुस्लिमवाद का काम करती है और मुसलमानों के लिए ऑल टाइम प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि उसके वोटर हैं, एक तरफा वोट बैंक उनको मुसलमानों से मिलता है। आजम खान जैसे दुर्दांत अपराधी के पक्ष में खड़े होने वाले लोग क्या आपके मंदिरों की हिफाजत करेंगे? नहीं करेंगे। ना ही आपके बच्चों की हिफाजत के लिए, उनकी शिक्षा और उनके स्वास्थ्य के लिए कभी बात करेंगे। हमेशा राजनीति चमकाने के लिए ये लोग जो है, और इतनी भयानक, इतने कहना नहीं चाहिए, इतने शर्मसार बयान देते हैं, इनको अपने आगे की राजनीति का भी ख्याल नहीं है कि इनका क्या से क्या हो गया और कुछ सीटें क्या आ गई अभी लोकसभा के चुनाव में, उससे ये जो है हार तो गए हैं, लेकिन फिर भी इनका जो घमंड है, इनका जो अहंकार है, कम नहीं हुआ है। मैं बयान सुन रहा था टीवी शो पे, संदीप चौधरी नामक एक जो है एंटी हिंदू पत्रकार, कमिश्नर साहब जब अपने पक्ष रख रहे थे तो उनसे सवाल करना उसका पक्ष, उसके राइट से वो कर सकता है सवाल, लेकिन यदि इतना बड़ा ऑफिसर पूरे जो है संभाग का कमिश्नर यदि बात कर रहा है तो उसकी थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट बनती है। रिस्पेक्ट के नाम पे उसने सीधा उन पे आरोपित सवाल किए। उनका काम प्रोटेक्शन देना था। और एक और बयान, सपा के जो प्रवक्ता हैं जो मीडिया पे आकर के दिन से रात, ना तो इन्हें संविधान का ज्ञान है, संविधान बचाओ का एक खूब नारा लगाते हैं, ना इन्हें लॉ एंड ऑर्डर का नॉलेज है। बस इनको नॉलेज होता है मुसलमानों की हिफाजत के लिए कौन कौन से तथ्य रखे जाएं, वो तथ्य सही हो गलत हो उससे मतलब नहीं होता है, उनको जोर से चिल्लाना होता है। बस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये एसटीएम की ड्यूटी होती है जो है स्थानीय जगह पे, और उसकी मॉनिटरिंग कमिश्नर करता है। तो यदि कमिश्नर उस घटना के बारे में आकर के सच बोल रहा है तो सच सुनने का साहस तो हम में होना चाहिए। पत्रकार के अंदर वो साहस नहीं था। उस कमिश्नर ने क्लियरली बोला है, बहुत क्लियर बोला है कि इस घटना की हम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। जो आरोपी चिन्हित हुए हैं उन्हें के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, और जो आरोपी अभी तक चिन्हित नहीं हैं उनका हम वीडियोज़ के माध्यम से, फुटेज के माध्यम से लोगों से संपर्क साध रहे हैं। उसमें निजता का हवाला देकर के किसी सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल का उसने उल्लेख किया। अब निजता एक सामान्य व्यक्ति के लिए हो सकती है, लेकिन जिस पे जो संलीन है, जो हिंसा में सहभागी था, क्या उसकी भी निजता का हम यदि
ख्याल रखेंगे तो फिर हम अपराधी की पहचान कैसे कर पाएंगे, हम उसे कोर्ट तक कैसे ले जा पाएंगे। ये कितना इनकी माइंडसेट दिखाता है कि हिंदुओं के खिलाफ कितना है। संदीप चौधरी को मैंने कभी प्रश्न पूछते नहीं देखा कि जो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हो रहा, जो उत्पीड़न उनके साथ हो रहा है, उस पर कभी वो किसी सफाई से या किसी मुस्लिम प्रवक्ता से सवाल करे, कभी नहीं किया। एक रवीश कुमार अपना एक खुद का शो चला रहा है, उसमें भी ये आईएसएस और हिंदुओं के खिलाफ आग उगलते हैं। तो साथियों, ये समझना हम सब के लिए है। इनकी रोजी रोटी तो बखूबी चल रही है, लेकिन इससे हम आप लोगों का मनोबल टूटता है, हमारे बच्चों का, हमारी आने वाली जनरेशन का क्या होगा। बेशक हम शिक्षा से अवगत हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा के माध्यम से सिर्फ हम अपने परिवार और अपने भरण पोषण का ज्ञान ले रहे हैं। हम अपनी संस्कृति, अपने विरासत और अपने देश की सुरक्षा और आने वाले भविष्य के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। आने वाला जो एक वर्ग है, मैं इस चीज़ का मुझे आकलन होता है कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में बड़े बड़े पदों पे पहुंचने के बाद भी लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, पूर्व डीजीपी रह चुके उत्तर प्रदेश के विभूति नाम से एक ऑफिसर हैं, उनकी सोच, आप उसी तंत्र से आपने सेवानिवृत्त हो, और उसी तंत्र पे उसने बोला कि मुझे कमिश्नर की कार्यशैली पे संदेह हो रहा है। यदि आपको किसी कमिश्नर की कार्यशैली पे संदेह हो रहा है तो क्या है, तो सामने वाले को क्या विश्वास होगा कि आपने जो काम किया है वो बिना संदेह का हुआ है। आखिर जब तक आपका कार्यकाल था, आप भी मुसलमानों के पक्ष में एक तरफा खड़े होकर के हिंदुओं के खिलाफ जो है सर्विस करते थे। आपका भी कार्यकाल लोगों ने देखा है, अच्छे से देखा है, लेकिन आपको सूट करता है। आप अपने बयान से मुखर नहीं रहे हो। आपको अपने खुद की रिस्पेक्ट यदि चाहिए होगा तो आपको संतुलित बयान पब्लिक डोमेन में देना होगा। आप एक सीईओ को सिटिंग्स जो भी अपनी सर्विस में है, जो लोगों की हिफाजत के लिए अपना घर छोड़ करके वो उस घटना का मुहीद है, कमिश्नर और सीईओ उस घटना में मौजूद थे वहाँ पे, संभल में जो हिंसा हुई। तो उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस लोगों के सामने रखा, उन्होंने जो देखा, वो आंखों देखा, उन्होंने हाल जो अपना बताया, उस पर उसको संदेह हो रहा है, और कहीं घर में अपने बैठा हुआ आकर के टीवी में उसको मिल करके वो एसटीएम की कार्रवाई को, सीईओ की कार्रवाई को, कमिश्नर की कार्रवाई को संदेह की निगाह से दिख रहा है। तो साथियों, हमें और आपको समझना होगा कि ऐसे लोग यदि सत्ता में आएंगे तो हमारा क्या होगा। क्या हम अपनी बात रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। जब ये सत्ता में नहीं है, इसके बाद एक खास कम्युनिटी को इतने बड़े प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनको लीगल हेल्प दे रहे हैं, हमारे मंदिरों के कब्जे उन लोगों ने किए हुए हैं। और ये तो सबसे क्लियर है कि जो इस्लाम का आना हुआ है 1526 के बाद, बाबर के आगमन के बाद हुआ है, इससे पहले तो स्वाभाविक है कि जगह जगह मंदिर होंगे, कहीं पे हमारे धार्मिक पूजा का स्थल होगा, कहीं पे स्ट्रक्चर होगा, कहीं पे हमारी कोई और मान्यताएं होंगी, क्योंकि हमारी मान्यताएं तो सदियों से चली आ रही हैं। अब 400 साल से, जो 500 साल से जो इस देश का भाग बने हैं, उनकी मान्यता को हम इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं? बार बार हवाला दिया जाता है आर्टिकल 91 का कि उसके 1947 के बाद के किसी इबादत गाह के स्ट्रक्चर पे हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो हम उसके सच को तो जानने के लिए हमारे पास राइट्स है ना, हम उसे जान तो सकते हैं। तो ऐसे कई संवेदनशील मसले हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर मसले को इतना बड़ा बना करके देखा जाए। यदि हिंदुओं ने उस पर ज़बरदस्ती धावा बोल करके और उसको गिरा दिया होता, उसको तोड़ करके कब्जा करके पूजा करते, तो ज़रूर ये गलत था। लेकिन कोर्ट के माध्यम से अपनी बात रखना, देश की जो न्यायिक व्यवस्था है उसके माध्यम से अपनी बात रखना, सर्वे की मांग करना, जांच की मांग करना, ये तो कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। लेकिन फिर भी विपक्ष इस पे सवाल खड़ा करता है, और आवश्यकता इस बात की है कि इस विपक्ष को ही हमें नकारना होगा, क्योंकि विपक्ष का एक जो लीडर है वो जिस प्रकार से संसद में नौटंकी करता है, शहर के किसी भी मंचों पे जब उसको मौका मिलता है तो सिर्फ नौटंकी करते ही दिखता है। हमें योग्य व्यक्ति को विपक्ष में बिठाना होगा, ताकि जनता के सही मसलों को वो सरकार के सम्मुख रख सके और सरकार उस पर काम कर सके। साथियों, ये तो थी मेरी अपनी राय। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।